ओके। तो बायस्ड कॉइन का मतलब हुआ कि उसकी प्रोबेबिलिटी आपको हेड दे रखी है तो टेल 1/3 हो, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है नॉर्मल में, और हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ एंड हाफ। ओके, समझ में आ गया आप सबको प्रॉब्लम? तो भाई कहने का मतलब ये है कि आप जो हेड ला सकते हो वो नॉर्मल कॉइन से भी आ सकता है और बायस्ड कॉइन से भी आ सकता है। तो नॉर्मल कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 5/12, क्योंकि टोटल कॉइन आपके पास 12 है एक बैग में, और बायस्ड कॉइन आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/12। ये दोनों ही केस हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये नॉर्मल कॉइन के लिए और ये बायस्ड कॉइन के लिए। ठीक है, तो पहला उसने क्या बोला है कि हेड आना चाहिए, तो ये तो सिंपली आपकी क्या हो गई, हेड आने की टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्या निकालना हमें, हेड अकर्स। तो नॉर्मल कॉइन है, उसके बाद नॉर्मल कॉइन सेलेक्ट किया, उसके बाद हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और बायस्ड कॉइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या है, 2/3। तो हेड आने की आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो नॉर्मल कॉइन हो फिर हेड आ जाए, बायस्ड कॉइन हो फिर हेड आ जाए। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/12 तो कॉमन आ गया, 5/2 प्लस 14/3। सो दिस इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर तो 72 आ गया, और 15 और 28 कितना होगा, 43। तो ये तो आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन यही खत्म होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन आगे भी है। अब उसने बोला है कि भाई आपका हेड आ गया है, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। नाउ अ कॉइन सेलेक्टेड रैंडम एंड टॉस्ड एंड इट शोज हेड। तो ये बात तो हो गई कि हेड आने की टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद क्या बोला है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ इट इज अगेन टॉस देन इट विल शो हेड। तो भाई सबसे पहले तो उसने क्या बोला है कि हेड आए आपका, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि हेड आ जाए उसके बाद फिर से हेड आ जाए। तो पहली बात तो ये है कि आपका जो हेड आया है वो नॉर्मल कॉइन से आए, कि पहला जो हेड आया है वो आपका नॉर्मल कॉइन से आए और वो बायस्ड कॉइन से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो नॉर्मल कॉइन से हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड आपका आ रहा है, मतलब ये इसको हमने बोल दिया इवेंट ई, हेड आना, ठीक है। तो वो जो हेड आ रहा है आपका, जो इवेंट ई हो रहा है वो नॉर्मल कॉइन से हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपके पास ये है ही, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/24। तो ये हो गया आपका कितना, 24 से गया तो कितना बचा, 3। तो 15/43। तो ये हो गया आपका 15/43। तो बायस्ड कॉइन की हो जाएगी, इसमें 1 माइनस कर दे, तो 1 माइनस करेंगे तो 28/43, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो दिस अपॉन में टोटल, ठीक है, तो 28/43। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो हेड आ सर रहा है वो ये नॉर्मल वाला कॉइन से आ रहा रिमूव है। कर दीजिए ना। हाँ, सर ये वाला समझ नहीं आया, अच्छा फिफ्टीन बाय ठीक है, फोर्टी थ्री कैसे है? ठीक है, ठीक है। तो पहले तो इवेंट ई किसको बोला गया है, जो हेड आना चाहिए, ठीक है, इसको मैं ई लिख दूं, ठीक है। इवेंट ई मतलब हेड आना चाहिए। तो हेड आपका नॉर्मल कॉइन आए, उसके बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी, बायस्ड कॉइन आए उसके बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 43/72। अब हम निकाल रहे हैं कि जो हेड आपका आया है वो नॉर्मल कॉइन से आया, मतलब बेस थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी और जो नॉर्मल कॉइन से जो हेड आया उसका जो कंट्रीब्यूशन है न्यूमरेटर में, सो दिस इज इक्वल्स टू 15/43। सिमिलरली कि बायस्ड कॉइन से आपका हेड आया, मतलब हेड आ रहा है वो बायस्ड कॉइन से आया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी तो ये है ही, और बायस्ड कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन ये 14/36, तो दिस इज इक्वल्स टू 28/43। क्लियर है सर अब। ओके, चलो मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ तो और समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल कॉइन जो है वहां से आपका हेड आया, और इधर क्या बोला गया है कि बायस्ड कॉइन जो हेड आ रहा है वो आपका बायस्ड कॉइन से आ रहा है।
ठीक है, अब नॉर्मल कॉइन आ गया आपके पास, नॉर्मल कॉइन से हेड आ गया, और फिर क्या बोला गया है कि उसी कॉइन को फिर से टॉस करना है और हेड आ जाए, तो उसको नया इवेंट हमने बोल दिया ई डैश, मतलब फिर से क्या आ जाए, अगेन हेड अकर्स। तो नॉर्मल कॉइन आपने ले लिया, हेड आ गया उससे, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर बायस कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मतलब हेड के बाद हेड, दो कंसेक्यूटिव हेड, तो वो नॉर्मल कॉइन पहले लिया, हेड आ गया उसके बाद, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो ये लिखी हुई है, फिर उससे हेड आ जाए 1/2, समझ में आया। प्लस बायस्ड कॉइन लिया, उससे हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 28/43, और फिर उससे हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, और इसको सॉल्व करके मैंने बताया ही था कि जो आ रहा था। क्लियर है या नहीं है? सो दिस इज टाइप ऑफ रिवाइज प्रोबेबिलिटी, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दिया था इसमें मैंने, क्वेश्चन था अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 3/4, तो वे तो सही बोलेगा या फिर झूठ बोलेगा, तो गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या है, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, और मैंने ये भी लिखवाया था कि वो सिर्फ रिपोर्ट 6 करेगा, मतलब कुछ भी आया आउटकम वो 6 ही रिपोर्ट करेगा। तो भाई सबसे पहले तो इसमें हमें क्या निकालना है, समझ में आ गया सबको, कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाए कि 6 वो रिपोर्ट कर रहा है ना, रिपोर्ट क्या कर रहा है 6, और आपको बताना है कि एक्चुअल में वो 6 हो। तो भाई एक डाइस को मैंने रोल किया, सुनना ध्यान से, तो एक्चुअल में यदि 6 आ गया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि डाइस पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी आउटकम आ सकता है, तो 1/6 आ जाए, और उसको वो सही बोल दे तो 3/4, तो ऐसे भी वो 6 बता सकता है, या फिर 1 से लेकर 5 तक कोई भी आउटकम आ जाए, मतलब 1 से लेके 5 तक कुछ भी आ जाए, और फिर वो यदि सही बोलेगा तो क्या बताएगा कि भाई 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो वो 6 रिपोर्ट कब कर सकता है, वो जब झूठ बोले, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये तो आपकी आ गई कि टोटल 6 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी। ओके, ये आ गई 6 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी। अब एक्चुअल में 6 हो, मतलब ये वाला जो पाथ है इसका कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर में, बेस थ्योरम ही लगा रहे हैं हम, तो ये हो गया आपका 3/8। क्या बात समझ में आई? सर ये वापस एक बार समझाओ ना, ओके वो जो ठीक आया है, ना। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एक बंदा है, या तो सही बोलेगा या गलत बोलेगा, सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो गलत होने झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, अब वो एक डाई को थ्रो कर रहा है, तो उसमें आउटकम 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, और इसमें लिखा है कि एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली 6, और जो भी कुछ आएगा आउटकम वो सिर्फ 6 बोलेगा। ठीक है, तो 6 कैसे रिपोर्ट कर सकता है, या तो एक्चुअल में 6 आ जाए, आपका एक्चुअल में 6 आ जाए और वो सही बोल दे तो 6 आ गया, है ना, और 6 नहीं आया, मतलब 1 से लेके 5 तक कोई भी आउटकम आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। अब उसके बाद वो तो 6 ही रिपोर्ट कर रहा है आपका, तो आउटकम तो 1 से 5 तक आ रहा है। ठीक है, तो वो 6 रिपोर्ट कब कर सकता है, जब वो झूठ बोले। बात समझ में आ रही है? यस जब वो सर। झूठ बोलेगा तो वो जो भी आपका आउटकम आ रहा है, मान लो 3 आ रहा है, तो वो तो रिपोर्ट 6 ही कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। 4 आ रहा है तो भी 6 करेगा, 5 आएगा तो भी 6 करेगा, तो 1 से लेके 5 तक आपका कोई भी आउटकम आ जाए। बात समझ में आ गई? तो 6 रिपोर्ट में ऐसे कर सकता है, या तो एक्चुअल में 6 आए या एक्चुअल में 6 नहीं आए, तब भी वो 6 रिपोर्ट कर सकता है झूठ बोल के। तो ये तो 6 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गया। हमसे इससे आगे पूछा गया है कि 6 रिपोर्ट कर रहा है, अब ये बताओ कि एक्चुअल में 6 था, तो इस पाथ का कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर में, मतलब बेस थ्योरम, बेस थ्योरम से हम बोल सर सकते हैं। हाँ, सर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि वो 3/4 टाइम सच बोलता है, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा बार झूठ बोल रहा है,
मतलब अगर डाइस में प्रोबेबिलिटी 1 to 5 की ज्यादा है ना, हाँ तो वो ज्यादा बार झूठ बोलेगा ना। हाँ, तो उससे क्या दिक्कत है? अरे अरे इसको ऐसा समझो, मेरी बात सुनो। आपके पास आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आउटकम 6 आया तो वो सच बोल दिया। मान लो आउटकम 1 आया, तो 1 को वो 6 रिपोर्ट करेगा कैसे? झूठ बोल के, तो 1/4। आउटकम 2 आया, फिर 6 रिपोर्ट कर रहा है, तो 1/4। आउटकम 3 आया, 1/4। आउटकम 4 आया, 1/4। आउटकम 5 आया, तो 6 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये वही तो लिखा हुआ है आपका, देखो। हाँ, और अच्छा, इस सब आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो इसको आप देखो तो यही तो है वो। अब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा हो रही है, उससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। तुम्हारा बोलने का मतलब है कि सर वो जो 6 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/24, और 1 से लेके 5 तक आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 5/24। यही बोलना चाह रहे हो ना कि ये ज्यादा आ रहा है इससे? हाँ सर। तो क्या दिक्कत है उससे? ये इसलिए हो रहा है कि उसको जो 6 रिपोर्ट करने के नंबर ऑफ बेस यहाँ पर 5 है, बट यहाँ पर एक ही था कि 6 आएगा तो 6 रिपोर्ट करेगा। उससे क्या दिक्कत? ओके सर, क्लियर है नहीं है? क्लियर है। ओके, एक बार और समझ लो इसको। ये वाला प्रॉब्लम और दोनों ऊपर वाले प्रॉब्लम दोनों एक बार एक और देख लो, कोई दिक्कत आती है तो पूछो। ऊपर वाला भी एक बार मैं कर सर देता हूँ। हाँ, सर 41 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें लास्ट सेकंड जो स्टेप है वो नहीं समझा। अच्छा, ये नहीं समझ में आया। ओके, ये वाला स्टेप, ये वाला, है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर वही। ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हेड आ गया। अब उसने बोला है कि फिर से कॉइन को टॉस कर रहा है, फिर से हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो भाई पहले हेड जो है वो नॉर्मल कॉइन से आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली। ये तो समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। ओके, फिर बायस्ड कॉइन से वो हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली। ठीक है, अब नॉर्मल कॉइन आपके पास है, उसको फिर से हम टॉस करें फिर हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं हाफ। बायस्ड कॉइन है, फिर से उसको मैंने टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की 2/3। तो एक बार हेड आ गया आपका नॉर्मल कॉइन से, फिर से इसको टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये। मान लो बायस्ड कॉइन आ गया, फिर से उसको टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये। तो यही तो पूछा है उसने कि 2 कंसेक्यूटिव हेड आए, ऐसा। अभी भी समझ में नहीं आया? क्लियर है सर। ओके, ओके, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम, अगली कहानी है हमारी। कौन सी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, लास्ट टॉपिक से पहले मैं आपको थोड़ा, मुझे शीट भेजी गई थी, है ना? शीट मेरे पास 2 लोगों ने भेजी थी। सभी के पास सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ही होगी, है ना? तो एक्सरसाइज 1 में, पार्ट 1 में, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन सी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम है, तो ये भी सेक्शन कर सकते हो। सेक्शन डी आज हम पढ़ लेंगे। तो क्या सेक्शन ए में आपके पास 14 क्वेश्चंस है?
एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 में सेक्शन ए छोटे छोटे क्वेश्चन है 14 और बी में 4 है। क्या सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर सकते हो कल? कल हाँ सर। तो मैं लिख दूं यस होमवर्क? सर। तो होमवर्क सभी के लिए रहेगा कल के लिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए एंड बी टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 14 + 4 18 क्वेश्चन। कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्यादा दे दूं क्या होमवर्क? कितना ही बहुत है क्या भाई? चलेगा सर। तो पार्ट 2 में 9 सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन है और बी में कुछ 4 है। तो एक काम करो, पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों के सेक्शन ए और बी लगा लो, ठीक है? सर सेक्शन 1 में 7 ही है। 7 ही है क्या? नहीं 9 है। सेक्शन पार्ट 1 सर या पार्ट 2? पार्ट वन में 7 ही है सर। यार मेरे पास तो 14 है। ये मुझे शीट भेजी है आज। अरे भाई यार तुम्हारे पास पीडीएफ अलग है क्या? इसमें तो सेक्शन ए में 14 क्वेश्चन है पार्ट 1 के। सबके पास शीट अलग अलग है क्या? नहीं सर, वो नहीं होगी। हाँ? मेरे इसमें 14। सबके पास अलग अलग शीट है क्या भाई? तो एक ही शीट फॉलो करेंगे यार। अभी न्यू शीट में 7 है सर क्वेश्चन। तो एक काम करता हूँ, मैं बीएसबी सर से शीट मंगवाता हूँ, उसमें अपने को आइडिया लग जाएगा। अच्छा हार्ड कॉपी तो सबको सेम मिली होगी ना? यस सर। हाँ सर। तो उसमें कितने हैं? सर जो बीएसबी सर ने ग्रुप पे भेजी थी ना उसमें 14 ही है सेक्शन में। सर जो सर हार्ड वो कॉपी पुरानी है सर। और उसका फोटो भेजे हम। एक मिनट रुको, एक मिनट। तो एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1, हाँ यार इसमें तो 14 ही है, ठीक है। तो ग्रुप पर ये सेम सीट चलेगी 14 वाली। और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर कितने बताए थे मैंने? 4 बताए थे, 6 बताए थे, जो भी है। ठीक है, तो सर जो बीएसबी सर ने जो भेजी है, बीएसबी सर ने जो भेजी उसमें कितने क्वेश्चन है? क्यों भाई, बीएसबी सर ने जो भेजी उसमें कितने हैं? 14 है। चलो ठीक है, तो भाई हम फॉलो करेंगे। ओके ठीक है, तो आपको जो होमवर्क है ये कल इतना कर पाओगे ना? कल तक इतना हो पाएगा? यस सर। चलो ठीक है, क्योंकि अब आपके पास कोई काम नहीं है ना? सिर्फ होमवर्क के अलावा बाकी रिवीजन तो आपका अभी तक चल ही रहा होगा।
और होगा तो इसमें से थोड़ा कम डिस्कस कर लेंगे, बट ट्राई करना कि पूरा कर पाओ आप। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है इसमें रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, लिखते जाना। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन which assign numerical value of each possible outcomes. रैंडम वेरिएबल हम किसको बोलेंगे, इट इज अ फंक्शन विच असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच वैल्यू ऑफ ईच possible outcomes, which assign numerical value of, मत लिखो, टू लिख लेना इसको। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, it is a function which assign numerical value to each possible outcomes. ठीक है, आवाज आ रही? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, मैं समझा दूंगा, एक बार पहले लिख लो। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, लिखेंगे। इट इज अ टेबल, और कहीं कहीं इक्वेशन भी आती है, और कभी कभी उसको ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, टर्म्स जो है बहुत सिंपल चीज है ये भी, बस थोड़ा टर्म्स यूज करते हैं जब लगता है कि यार ये क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ टेबल और इक्वेशन और ऑर्डर्ड पेयर which relates every outcome with its probability of occurrence. क्या बोला गया है, इट इज अ टेबल और इक्वेशन और ऑर्डर्ड पेयर which relates every outcome with its probability of occurrence. ठीक है, तो 1 by 1। तो हमने पहले क्या बोला था, रैंडम वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन विच असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक डाइस को रोल किया या एक कॉइन को मैंने टॉस किया 3 बार, तो कम से कम 3 आपके पास हेड आए, तो रैंडम वेरिएबल हमने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ हेड्स। कुछ समझ में आ रहा है? तो आपसे क्या बोला है, कम से कम 3 या एग्जैक्टली 3 हेड आए, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 के बराबर। क्योंकि जो हमने एक रैंडम वेरिएबल नॉर्मली हम x से डिफाइन करते हैं, x मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे मैं बोल दूं कि x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि जो आपका हेड आ रहा है वो कितनी बार आए, 3 बार। क्या सबको समझ में आया ये? एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं कि मान लो एक कॉइन को आप 6 बार टॉस करो, 3 4 5 6 बार कर दिया, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि एग्जैक्टली 3 हेड आए, इन 6 टॉस में एग्जैक्टली 3 हेड आए, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका रैंडम वेरिएबल, हमने रैंडम वेरिएबल बोल दिया 3, तो रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इट इज अ फंक्शन व्हिच असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच पॉसिबल आउटकम्स। तो आपके पास आउटकम क्या है, हेड है, तो हेड आप मतलब आपने रैंडम वेरिएबल 3 बोला, मतलब हेड आपका कितनी बार आना चाहिए, 3 टाइम्स। समझ में आया? ओके, बस इतने ही समझो आप। तो अभी एक प्रॉब्लम करेंगे तो सब कुछ और अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक टेबल होता है, इक्वेशन होता है, या फिर ऑर्डर्ड पेयर which relates every outcome with its probability of occurrence। मतलब मैंने बोला कि x is equals to 3 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ये ऑर्डर्ड पेयर इस हिसाब से मैं बनाऊंगा तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इसके इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई? तो ये प्रोबेबिलिटी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और आगे हम बढ़े तो एक क्वेश्चन करते हैं तो सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होगी, तो क्वेश्चन करने में लेट नहीं करते हैं। लिखेंगे 43, वी आर ड्राइंग two cards from a pack of 52 cards, from a pack of 52 playing cards, yeah, cards, and define random variable x, rv मतलब random variable x as number of SS drawn। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाह रहे हैं, या फिर ऑर्डर्ड पेयर जैसे ही बोलो आप। तो कैसे बनेगा वो समझो आप। We are drawing two cards from a pack of 52 cards and define a random variable x as number of SS drawn। तो समझना ध्यान से, रैंडम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया गया, क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एसेस ड्रॉन। तो रैंडम वेरिएबल जो है आपका, रैंडम वेरिएबल जो है आपका क्या क्या हो सकता है भाई, बोलो। रैंडम वेरिएबल क्या क्या हो 0 सकता है? 1 2। बिल्कुल 0 1 2। ये बोलने का मतलब क्या हुआ कि आप जो दो कार्ड निकाल रहे हो उसमें से, उन दोनों में से रैंडम वेरिएबल 0 बोलने का मतलब क्या हुआ, रैंडम वेरिएबल किसको बोला गया था, नंबर ऑफ एसेस, मतलब नंबर ऑफ एक एसेस भी 0 एस हुए। नहीं आएगा। हाँ, रैंडम वेरिएबल 1 मतलब नंबर ऑफ एस 1, और 2 मतलब नंबर ऑफ एसेस, कितने एसेस निकल रहे हैं, 2। आगे बात समझ में? तो इसकी हम रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। मतलब x इज इक्वल टू 0 हुआ, x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमने मान लो बोल दी, मतलब कोई भी s नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी p1 बोल दी, एग्जैक्टली 1 s आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमने p2 बोल दी, और एग्जैक्टली 2 के 2 s आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हमने 2 बोल दी। तो p1 कितना हो जाएगा, मतलब कोई भी s ना आए, इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले दो सर कार्ड P2 निकाल रहे हैं। P2 दो बार हो गया। सर वो नीचे वाला P3। हाँ p3 कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी एस ना आए, एस नहीं आएगा तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं कार्ड्स में, 4, बचे कितने कार्ड, 48। तो उन 48 में से दो कार्ड आप कोई भी निकाल लो, और टोटल कार्ड 52 है, तो उसमें दो कार्ड निकालने के नंबर ऑफ वेज 52 C2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। P2 बता सकते हो क्या, P2 कितना होगा? 48 C1 into 4 C1। बिल्कुल 48 C1 into 4 C1। कैसे कि एग्जैक्टली 1 एस चाहिए, तो 4 में से एक एस सेलेक्ट कर लिया, और बाकी 48 में से जो नॉन एसेस है 48 उनमें से एक ले लिया। सिमिलरली P3 हो जाएगा, 4 में से 2 एस चाहिए, और टोटल तो 52 C2 ही होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई। और इसी को यदि ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ तो रैंडम वेरिएबल 0 उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल 1 मतलब एग्जैक्टली 1 एस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी P2, रैंडम वेरिएबल 2 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये इसे ऑर्डर्ड पेयर में भी हम लिख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया भाई? एक बार फिर से देख लो, नहीं आया हो तो। अच्छा, ये होमवर्क ध्यान रखना और याद भी दिलाना। तो रैंडम वेरिएबल इट इज नथिंग बट न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच पॉसिबल आउटकम्स, और जो टेबल बनती है रैंडम वेरिएबल उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो थी, इसमें थोड़ा एक और पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि मुझे ये बताओ कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, क्या इनका सबका सम 1 होगा क्या? नोट करने वाली बात है भाई ये, बोलो। हैं? बोलो यार,
अब आप इसमें Yes. देखो होगा ना, क्योंकि रैंडम वेरिएबल आप देखो तो इसमें क्या है कि कोई भी एस ना आए। भाई 2 कार्ड आप निकाल रहे हो, कितनी कार्ड निकाल रहे हो? 2 कार्ड। तो मैंने बोला कि कोई भी एस नहीं आए, एक एस आए या 2 एस आए, क्या इसके अलावा कोई दुनिया में और केस हो सकता है क्या? नहीं सर। और कोई केस नहीं हो सकता, तो प्रोबेबिलिटी का सम बनी होगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है आपको, तो ये ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी का सम शुड बी 1, पहली बात। ठीक है, अब इसमें आगे आता है नेक्स्ट कहानी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन, ठीक है। अब मान लो आपके पास रैंडम वेरिएबल्स है x, x1, x2, x3 and so on up to n तक, and their respective probabilities are p1, p2, p3 and pn तक। ठीक है, तो मीन जनरली म्यू से डिनोट करते हैं हम। तो मीन जो होता है, आपको थोड़ा स्टेटिस्टिक्स का आइडिया लग रहा होगा। स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला याद है मीन का? मीन क्या होता है भाई बताओ? Summation of fi upon summation of fi. बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का काम कौन करेगा? प्रोबेबिलिटी। ये हम पहले भी एक आध टॉपिक में देखे हैं कि प्रोबेबिलिटी एज अ फ्रीक्वेंसी भी हम ट्रीट कर सकते हैं। कुछ याद आ रहा है? तो मीन आपका होता है समेशन ऑफ xi fi। तो यहाँ पर fi को किससे चेंज कर दो आप? प्रोबेबिलिटी से। और नीचे समेशन ऑफ pi, और समेशन ऑफ pi अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1। सो मीन इज नथिंग बट समेशन ऑफ xi pi। क्या बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया मीन। कोई समस्या बोलो। बोलो भाई। ओके, नो सर। तो ये मीन हो गया। यदि ऊपर वाले प्रॉब्लम में आपसे पूछूं कि मीन जो होगा वो आपका क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। तो मीन जो होगा वो आपका होगा 0 इंटू P1, तो 0 हो गया। 1 इंटू P2, तो ये हो गया 48 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52, 51 और ये नीचे वाला 2 ऊपर। फिर 2 इंटू P3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 बाय 2। 2 2 कैंसिल हो गया, तो कॉमन आ गया 52, 51 नीचे से मतलब एलसीएम आ गया, और ऊपर बचा 48 टू 8, तो 8 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा? 48 प्लस 3 51, और ये 4 से जा रहा है, तो 4 दूनी 8 और नीचे कितना हो जाएगा? 13। सही है। कॉमन हमने कितना लिया? 8। समझ में आया भाई? तो इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका मीन आ गया ये 2/13। कोई समस्या? ओके, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अगली कहानी आती है वेरिएंस। वेरिएंस आप जानते ही हो, वेरिएंस इसको बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर को। वेयर सिग्मा क्या होता है? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हुआ तो सिग्मा क्या होता है? या अंडर रूट वेरिएंस किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को। अरे स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं ना। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कि भूल गए क्या है? सर याद ही नहीं रहता, क्या करें हम। ठीक है, तो वेरिएंस आपका होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी। और अंदर क्या होता है? एक्साई माइनस मीन, उसका मीन यहाँ पर हमने क्या बोला? म्यू। तो इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी होगा, जो कि 1 होगा। सो दिस इज योर वेरिएंस। बोलो। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, समेशन ऑफ एक्साई पी आई माइनस मीन का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है?
समेशन ऑफ एक्स आई पी आई अपॉन में क्या होता है नीचे, सॉरी समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ऐसा होगा। या फिर से लिखो तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। कैसे करते हैं इसको? ओपन करके, मीन तो समेशन के बाहर आ जाएगा। जिसको याद नहीं हो उनके लिए बता दूं मैं, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल नंबर। ये ऐसा, तो समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जो कि 1 हो गया। तो ये क्या मीन का स्क्वायर आ गया क्या? अब समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक, तो ये आपका वेरिएंस हो गया, ये आपका वेरिएंस हो गया। तो जो ऊपर वाला प्रॉब्लम था x और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 1 2, इधर कितनी प्रोबेबिलिटी थी? वो 0 था ना, तो 48c2 अपॉन में 52c2, 1 के लिए 48c1 इंटू 4c1 बाय 52c2, 2 के लिए 4c2 अपॉन में 52c2। इसके लिए यदि आपसे पूछूं कि वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, तो 0 का इसके साथ जीरो का इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन 0, 1 का, सॉरी 1 का नहीं, हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी का इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोबेबिलिटी है 48 इंटू 4 अपॉन में 52 51 बाय 2, और फिर एक्स आई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी और इसका स्क्वायर, तो 4c2 हो गया आपका 4 इंटू 3 बाई 2, 52 इंटू 51 बाई 2, तो वो 2 कैंसिल हो गया, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस मीन। मीन हम निकाल चुके हैं, इसका कितना था? 2/13 के पावर 2। आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आपका वेरिएंस आ गया। कोई समस्या किसी को हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। और वेरिएंस आ गया तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, या फिर सीधा बोले हम सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका। किसी कोई So, प्रॉब्लम? हाँ सर वो फर्स्ट लाइन में एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर आप लिखे हैं क्या? हाँ हाँ, अरे फॉर्मूला आपका क्या होता है? समेशन ऑफ पी आई इंटू दिस अपॉन में समेशन ऑफ पी आई, जो कि क्या हो गया? 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। प्रोबेबिलिटी का सम 1। ओके, तो सर वो फॉर्मूला लिख लेना पे एक बार, फिर से मैं पूरा रिवाइज करवा दूं। रैंडम वेरिएबल किसको बोलते हैं? जहां पर आप जो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, रैंडम वेरिएबल में न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी की टेबल या फिर ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन लिया ये वाला, तो यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है। नंबर ऑफ एसेस या तो 0 होंगे या 1 होंगे या फिर 2 होगा, तो प्रोबेबिलिटी का सम यहाँ से 1 भी हो गया। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। मीन, मीन क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, यदि डिस्ट्रीब्यूशन है तो। बट इस केस में, प्रोबेबिलिटी के केस में समेशन ऑफ पी आई क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दिया, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, तो सिंपली आ गया समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े हम, तो वेरिएंस आपका, यार देखो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले नहीं आ रहे ना यार, तो चलो मैंने फॉर्मूले बता भी दिए है ना, फॉर्मूले बताने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। अब स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले कैसे, ये कैसे हुआ, क्योंकि इसको डिफाइन ही हम ऐसे करते हैं वेरिएंस को। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स में डाउट है तो भाई स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करो। बाकी प्रोबेबिलिटी का खेल यहाँ पे खत्म हो गया। कहाँ पर? जैसे हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट हो गया। इस टेबल को बनाने के बाद मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ निकाल सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन फिर स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, हाँ क्या बोल रहे थे भाई? कुछ किसी ने कुछ बीच में बोल रहे थे।
बीच में कोई कुछ बोल रहा था भाई, चलो ठीक है। नो, अगली कहानी है आपके पास, नेक्स्ट कहानी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कहानी है, ये और इससे सिंपल है। हाँ ठीक है, फॉर्मूला भी आपको याद है तो काम चल जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर क्या देखा था हमने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ बाइनोमियल, या इसको हम लिख सकते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी। आप सक्सेस किसी को भी मान सकते हो, जैसे मैं एक कॉइन को टॉस करूं, हेड आना हमने सक्सेस मान लिया, कभी कभी टेल आना सक्सेस मान लेते हैं, तो पी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मेनली दो कहानियां होती है कि आउटकम सिर्फ आपके पास दो होंगे, टू आउटकम्स। पहला एक तो सक्सेस हो सकता है या फिर फेलियर। सक्सेस आपका पी है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी मान लो क्यू मान ली, तो या तो दो ही कहानी हो रही है बस आपके पास, सक्सेस या फेलियर, तो पी प्लस क्यू शुड बी 1। पहली बात तो ये आ गई। और इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे, नंबर ऑफ जो ट्रायल्स होंगे वो कितने होंगे आपके पास, n। तो बी एन पी का मतलब यही हुआ, बी मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, n नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज p। तो इसको यूज कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। एक मान लो आपके पास बायस्ड कॉइन है, क्या है, बायस्ड कॉइन है, जिसमें हेड की प्रोबेबिलिटी आपको 2/3 दे रखी है और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, और उस बायस्ड कॉइन को आप 10 बार टॉस कर रहे हो, कितनी बार टॉस कर रहे हो, 10 टाइम्स टॉस कर रहे हो। ठीक है, अब उसमें आपसे पूछा गया है कि आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस किसको बोला गया, हेड आना, तो एक्स आपका रैंडम वेरिएबल एक्स क्या हो जाएगा, कि नंबर ऑफ टाइम्स हेड आना, रैंडम वेरिएबल एक्स हो जाएगा कि कितनी बार आपका हेड आ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि x इज इक्वल्स टू 4, इस पर्टिकुलर केस में x इज इक्वल्स टू 4 बोलने का मतलब क्या है, कोई बता सकता है इसका मीनिंग? हेड 4 बार आएगा। बिल्कुल, 10 टाइम्स आप कॉइन को, बायस कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो रैंडम वेरिएबल आपने किसको बोला है, हेड आना। तो रैंडम वेरिएबल 4 के मतलब कि आपका हेड जो है एग्जैक्टली 4 टाइम्स आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो क्या, कि 10 बार आपने टॉस किया और 4 बार हेड चाहिए, 4 बार हेड चाहिए, तो बाकी 6 जगह क्या आएगा, कॉइन। तो एक टाइप से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग जैसा हुआ, समझ में आ गया। तो इन 10 में से आपने क्या किया कि 4 जगह हेड कर लिया, तो 10c4, मतलब 10 में से 4 जगह हेड आ गया, तो बची 6 पोजीशन में से 6 में से 6 जगह क्या आ जाए, टेल। तो 6 में से 6 जगह टेल आने का तरीका एक ही होगा, तो उसको हम नहीं लिखा, 66 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, पहली बात। ओके, अब 4 जगह हेड आ रहा है, तो हेड आपका सक्सेस हो गया, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी कितनी बार आएगी, 4 बार, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्यू, वो कितनी बार आएगी, 6 टाइम्स। अब आप इसको देखो 10c4 को, तो 10c4 इज नथिंग बट 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये एक टाइप से यही हुआ कि एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी कि 4 हेड 6 टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ये स्ट्रिंग कितनी बार बनेगी, इतनी बार, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 आइडेंटिकल, ये 6 आइडेंटिकल, तो दिस इज नथिंग बट 10c4। कुछ नया है क्या, बोलो, आगे बात समझ में। ओके, तो यहां पर मैं बोलूं आपसे कि एग्जैक्टली आर सक्सेस चाहिए, मतलब हेड आना हमने सक्सेस मान लिया, हेड आना आपका सक्सेस हो गया, मैंने आपसे बोला कि एग्जैक्टली आर सक्सेस चाहिए, तो दिस कैन बी रिटन एज 10 बार ट्रायल हो रहा है, उसमें से आपको आर सक्सेस चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना हो जाएगा, आर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू कितना हो जाएगा, 10 माइनस आर, और ये ध्यान रखना पी प्लस क्यू 1 है। क्या समझ में आया? यस सर। ओके,
तो इस पर्टिकुलर केस में आपसे बोला जाए कि मीन बताओ, तो मीन आपका क्या होता है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू xi, बोलो होता है, और आपका i 1 से लेके n तक जाएगा सारे आउट। तो प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली, क्या लिख ली, 10 CR इंटू पी पावर r इंटू क्यू पावर 10 माइनस r इंटू xi। रैंडम वेरिएबल क्या है आपका, रैंडम वेरिएबल क्या है, r, तो r से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें, आपका i कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके n तक, n यहाँ पर क्या है, 10 है, सो ना इस पर्टिकुलर केस में 10 है, तो या 10, या फिर हम इसको एक n ट्रायल्स के लिए हम सॉल्व करें, इसको किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, n ट्रायल्स के लिए। तो 1 से लेके n तक, यहां से मैंने रिडक्शन फॉर्मूला लगाया, NCR का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यार, है ना, n-1 CR-1, ठीक है, इंटू p पावर r q पावर n-r। कुछ पल्ले पड़ रहा है ये, या सिर्फ ऊपर से जा रहा है, सर ये मीन वापस से बताओ ना। अरे मीन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इनटू रैंडम वेरिएबल। अच्छा, रैंडम वेरिएबल जो है कहां से चालू करना पड़ेगा, हमें 0 से चालू करना पड़ेगा ना, कि 0 टाइम्स ऑफ हेड आ जाए तो भी चलेगा, तो i 0 से लेके n तक जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पी आई इंटू एक्स आई, पी आई क्या है, ये हो गई r की जगह, हाँ, अरे मैं वेरिएबल i लू या r लू, कोई फर्क पड़ता है क्या, आप r ले लो, यदि नहीं समझ में आता है तो r ले लो, ठीक है। तो पर्टिकुलर x इज इक्वल टू ए r जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या था आपका r, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, ये r हो गया। अब इसमें इसका रिडक्शन फॉर्मूला n बाय r, n-1, ये सबको पता है ना, NCR को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ r कैंसिल हो गया। अब समेशन के लिए n आपका कांस्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ पे समेशन भी r में लगा दूं, ठीक है, तो r आपका 0 से जा रहा, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि डिफाइन नहीं है, तो कहां से चालू करना पड़ेगा आपको, 1 से, तो ये हो गया समेशन r1 टू n-1 CR-1, ओके, PR QN-R। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैंने एक P बाहर ले लिया, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वो तो कांस्टेंट है, और दिस कैन बी, एक P आपने बाहर लिया, सो दिस कैन बी रिटर्न एज R-1, इधर भी -1 किया और +1 किया, तो ये जो है 1 प्लस ये जो है किसका सम है, P प्लस Q की पावर n का एक्सपेंशन है क्या, n-1 का, बिल्कुल, p प्लस क्यू पावर n-1 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है क्या, एंड p प्लस क्यू इज 1, सो मीन इज इक्वल्स टू np। समझ में आया, नहीं आया, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन भी आ गया, मीन कितना आ गया, np के बराबर, एंड सिमिलरली वेरिएंस, वेरिएंस आपका होता है npq। सेम सिमिलर फैशन में आप इसको निकाल सकते हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, npq, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका मीन हो गया n इंटू पी, एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हो गया npq, नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब इसके बाद सक्सेस रह गया है, ओके, क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्वेश्चन है आपके पास, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कौन सा क्वेश्चन था वो ऊपर, ऊपर क्या लिखा था आपने, कहां पर, 2 आउटकम के नीचे, नंबर ऑफ ट्रायल्स, या हाँ, नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। मेंस में ना सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन पूछेंगे भाई, नंबर ऑफ ट्रायल्स दे दिए, प्रोबेबिलिटी सक्सेस दे दी, मतलब मीन बताओ, तो सीधा n इंटू पी, बस स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो अंडर रूट npq, ओके। एडवांस में हो सकता है थोड़ा घुमा फिरा के पूछे,
ओके क्वेश्चन लिखेंगे, लेट अ बायस्ड कॉइन, लिख लो पहले एक बार, लिख लो फिर एक बार, फिर टाइम दूंगा लिखने का। लेट अ बायस्ड कॉइन विथ प्रोबेबिलिटी, let question number 44 is, let a biased coin with probability of showing head is 3/4, probability of head is 3/4, and is tossed 5 times, and is tossed 5 times, and define random variable x, and define random variable x as number of tails obtained, number of tails obtained. Then find the mean, variance, and standard deviation for x. फिर से रिपीट करूं, let a biased coin, let सर let रिपीट a कीजिए ना। let a biased coin with probability of showing head is 3/4 and is tossed 5 times, and define random variable x as number of tails obtained, and define random variable x as number of tails obtained. Then find mean, standard deviation, variance for x, mean, variance, standard deviation for x. अगला क्वेश्चन और लिख ले हम 45। लिखेंगे, if a coin is tossed 5 times, then find the probability of getting, first question है exactly 1 head, second है exactly 3 tails, third है at least 1 head, fourth part है at most 2 tails, fifth part है at least 1 head and at most one head and at most कर लो आप 3 head, ठीक है। 45 में if a coin is tossed 5 times, then find probability of getting exactly 1 head, exactly 3 tails, at least 1 head, at most 2 tails, at least 1 head, and at most 3 head. ओके एक और क्वेश्चन लिखेंगे 46। है क्वेश्चन, a random variable x, लिखो, a random variable x has the following probability distribution, क्या है x और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक नहीं 7 तक जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0 k 2k 2k 3k k square 2k square and 7k square plus k।
0 के लिए 0, 1 के लिए k, 2 के लिए 2k, 4 के लिए 3k, 5 के लिए k स्क्वायर, 6 के लिए, मतलब ये ऐसा है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो इसलिए बता देता हूँ। ठीक है। रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये गिवन आपको दे रखी है टेबल। देन पहला क्वेश्चन इस पार्ट में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पहला पार्ट। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, probability of random variable when x is greater than 3, x is less than 3। थर्ड है probability of random variable when x is greater than 6। ये 3 क्वेश्चन है, 5 मिनट में डिस्कस करते हैं। ओके, सर हाँ, सक्सेस बोला गया, टेल आना, देन मीन। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, टेल आना मतलब हेड आने की 3/4 है, तो टेल आने की 1/4, तो आपका मीन हो गया सीधा NP। n कितना है 5p, 1/4 तो 5/4। वेरिएंस हो जाएगा NPQ एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। p क्या है 1/4। फेलियर की प्रोबेबिलिटी मतलब हेड आना, तो ये हो गया आपका 15/16। तो वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, कितना हो गया 15/4। सिंपल। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ओके, कॉइन को टॉस किया गया तो हेड आना 1/2 और टेल आना, यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो नॉर्मल कॉइन लेंगे। एग्जैक्टली 1 हेड आए, मतलब रैंडम वेरिएबल आपका कितना है 1। सक्सेस इसको बोला गया हेड आना, तो 5 में से 1 हेड आ जाए तो बाकी फिर 1 हेड आ गया और 4 टेल आ गया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल 4 बार आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, 1/2 4 टाइम्स। 3 टेल हो तो यहाँ पर सक्सेस किसको बोला गया है, टेल को। तो 5 में से 3 टेल आ जाए तो 2 हेड हो गए और 3 टेल हो गए, ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब सक्सेस किसको बोला गया हेड को, तो या तो 0 हेड आए या फिर 1 हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो 0 हेड आए तो हेड की प्रोबेबिलिटी 0 और टेल की प्रोबेबिलिटी की पावर 5, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। सेकेंड में एग्जैक्टली 1 हेड आया तो हेड आना और बाकी 4 जगह टेल आना। एटमोस्ट 2 टेल्स मतलब 0 टेल, 1 टेल और 2 टेल। तो पहले में 0 टेल आ गया मतलब हेड 5 बार आ गया। सर हाँ, सर वो जो थर्ड में एटलीस्ट 1 टेल है तो 1 2 3 4 ऐसे होगा ना सर? किसमें 1 हेड 2 कौन हेड से पार्ट में, 3 कौन से? हेड थर्ड में सर। अच्छा, एटलीस्ट, ओके ओके ओके, एटलीस्ट 1 हेड बोला है, बिल्कुल सही बात है, मैं यहाँ समझ लिया एटमोस्ट 1 हेड। तो ये जो आंसर है वो एटमोस्ट 1 हेड के लिए है। तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए, अच्छा 1 x = 1 2 3 ये सब करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है भाई। तो इस केस में एटलीस्ट 1 हेड बोला है तो x = 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ऐसे ही कहां तक जाएगा ये 5 हेड हो जाए। या इससे बेटर ये है कि 1 माइनस कोई भी हेड ना आए, ये और बेटर रहेगा। तो 1 में से कोई भी यस हेड ना सर। आए तो बाकी सब टेल आ जाए, ये बेटर रहेगा, ठीक है। इसमें एक हेड आया, नहीं टेल बोला है ना, तो एक टेल आया बाकी 4 हेड आए, और x = 2 मतलब 2 टेल बाकी सब हेड। इधर बोला एटमोस्ट 1 हेड मतलब x = 1, और एटलीस्ट 1 हेड और एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 3 बोला गया है। तो सक्सेस किसको बोला गया हेड को। तो ये पहले में हो जाएगा 5c1 एक हेड बाकी सारे टेल, दूसरे में 5c2 2 हेड बाकी टेल, तीसरे में 3 हेड बाकी सब टेल, ठीक है। सर इसमें 1 और जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 1/3 की पावर 4 चाहिए था ना। इसमें
फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली वन हेडेक में। हाँ तो ये है ना, क्या दिक्कत है? एक नहीं हेड सर। आया। हाँ क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। हाँ सर अभी क्लियर है। ओके, होमवर्क आपका ये रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट। ओके ठीक है भाई।